नेपाल के जो पीएम हैं बालेन साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के एरिया को लेकर कि हमने इंडिया का कुछ एरिया कब्जा कर रखा है। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और स्पार्क कर रही है। तो हम प्रेजेंट में बाद में आते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, ताकि हम कनेक्ट कर पाए चीज़ों को कि प्रेजेंट में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों पे स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारा ये एक नेपाल का मैप है। जनरली नेपाल कुछ इस तरह से है और ये टोटल 1751 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है, जहां पर इसके इस एरिया में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, यानी कि नेपाल जो है वो इंडिया के 5 स्टेट उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से बाउंड्री शेयर करता है और टोटल कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 1751 यानी 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। जब 1816 में बाउंड्री डिसाइड की जा रही थी तो कुछ चीजें उस टाइम पे बात की गई थी, जैसे कि यहाँ पर एक रिवर बहती है काली। तो इस रिवर से कहा गया काली जो रिवर है वो नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री को डिफाइन करेगी। यहाँ पर एक मेची रिवर है। ये बेसिकली नेपाल की ईस्टर्न साइड की जो बाउंड्री है वो डिफाइन करती है मेची रिवर। आपको इतनी बात कंफर्म हो गई? अब ये तो जियोग्राफिकल एक्सपेक्ट हो गया। अब आपने देखा होगा कि लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, बोधगया जो बिहार में है, ये आपस में कनेक्टेड है बौद्ध धर्म को लेकर। हम बात करें जनकपुरी जो कि माता सीता का घर था, अयोध्या जो कि यूपी में है, भगवान राम जी, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इन सिटीज को कल्चरल वे में सिस्टर सिटी कहा गया। ठीक है। नेपाल में क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है। ठीक है। और यूपी में वाराणसी में है काशी विश्वनाथ। तो इनको सिस्टर सिटी कहा गया। तो हमने क्या बोला? जनकपुरी की अगर बात करें वो अयोध्या, काठमांडू में अगर बात करें वाराणसी, और अगर बात करें लुम्बिनी बोधगया, ये आपकी क्या है? सिस्टर सिटी हो गई। कल्चरल वे में देख लिया जाए। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर पुराने टाइम से ही नेपाल से इंडिया में और इंडिया से नेपाल में ट्रेड के लोग आते जाते रहते हैं। साथ ही साथ फैमिली के रिलेशन भी बनते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया बेटी और रोटी का रिलेशनशिप है इंडिया और नेपाल के अंदर। तो ये हमारा बेसिकली नेपाल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि बाउंड्रीज क्या है, हमारे रिलेशन कैसे हैं, साथ में हम कल्चरल रूप से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं उन ट्रीटी या एग्रीमेंट की जो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशनशिप है उनकी डायरेक्शन को गाइड करती है। इसी टर्म में एक सबसे पहली ट्रीटी आती है 1950। 1950 इसमें ट्रीटी इसका नाम था द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो कि राणा रिजिम के साथ हुई थी। उस टाइम नेपाल में एक राणा रिजिम थी। इस ट्रीटी में कहा गया ओपन बाउंड्री, यानी कि ये डिसाइड किया गया कि हम फेंसिंग नहीं लगाएंगे, यानी जो कांटे लगाते हैं ना, तार वार लगाते हैं, बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कि
फिजिकली बॉर्डर बना देते हैं, वो नहीं बनाएंगे। ओपन बाउंड्री रहेगी, तो कोई भी आ जा सकता है। दूसरा, आप अगर इंडिया के हैं, आप नेपाल में आ जा सकते हैं, वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो आप रेजिडेंट के बारे में कर सकते हैं बात, और एंड प्रॉपर्टी के बारे में। और तीसरा पॉइंट था कि जो नेपाल के सिटीजन हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट में कुछ स्पेसिफिक पद तक जा सकते हैं। यानी कि वो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। अगर यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट जॉब में, हमारे इंडियन आर्मी के अंदर अप्रोक्स 32,000 गोरखास हैं, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं या नेपाल के सिटीजन हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर नेपाल का कितना प्रभाव है। ये तीनों पॉइंट आपको पता हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। जो ये पर्सनल है आर्मीज के, इनको हेल्थ फैसिलिटी हम देते हैं, इनको हम पेंशन भी देते हैं, और साथ ही साथ इन सब चीज के साथ साथ आप यहाँ पर कुछ और चीजें भी देख पाएंगे। जैसे कि नेपाल जब भी किसी अदर कंट्री से कोई भी वेपन या आर्म्ड सप्लाई, यानी कि कोई भी हथियार, ठीक है, खरीदता है, तो उसे इंडिया को बताना होगा, उसे इंडिया को बताना पड़ेगा। यानी कि अगर नेपाल किसी से वेपन लेगा, तो उसको इंडिया को बताना होगा, और उसको कहते हैं सीक्रेट पेपर। तो उसे इंडिया को एक सीक्रेट पेपर के थ्रू बताना होगा कि उसने किसी कंट्री से वेपन को खरीदा है। ये भी इसी ट्रीटी का ही पार्ट है। आपने ये तीनों पॉइंट सुना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जब भी नेपाल किसी थर्ड कंट्री से आर्म को इंपोर्ट करेगा, तो उसे इंडिया को बताना होगा कि हमने इस कंट्री से ये इंपोर्ट किया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक यहाँ पे एक चीज पॉइंट, हम एक कॉमन चीज है कि जब नेपाल से इंडिया या इंडिया से नेपाल जाते हैं किसी काम की वजह से, तो हमें कोई वीजा की जरूरत नहीं होती। हाँ, तो हमें कोई वीजा की जरूरत नहीं होती। तो आपने ये 4 पॉइंट देख लिए। अब ये 4 पॉइंट में नेपाल को प्रॉब्लम कहाँ है? एक तो नेपाल को इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है कि हम जब किसी थर्ड पर्सन से वेपन खरीदते हैं, तो हमें इंडिया को बताना क्यों है? तो वो यहां पर अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की बात करते हैं। इसी चीज में कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस देखा जाता है। सूर्य किरण नाम से हमारे यहाँ पे एक एक्सरसाइज होता है, जिसमें इंडिया और नेपाल की जो आर्मी है, वो मिलकर जो माउंटेन रीजन होते हैं या जो फॉरेस्ट जो फाइट होती है, उनके लिए प्रैक्टिस करते हैं, और ये हर साल होता है। तो आपको एक यहाँ पर एक एक्सरसाइज याद रखनी है, उसका नाम है सूर्य किरण। ये है हमारी आर्मी से जुड़ी हुई, जो कि फॉरेस्ट में और माउंटेन रीजन के अंदर एक्सरसाइज करती है आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए। तो ये आपका हुआ 1950 के बारे में, और यही पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई भी पॉइंट किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और किसी भी वे में पूछा जा सकता है। अब हम कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि हमने 1950 कर लिया, 1954 में क्या हुआ उसको देख लेते हैं। देखिए, एक रिवर है कोसी रिवर। क्या नाम है? कोसी रिवर। कोसी रिवर, इस रिवर पे क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। और एग्रीमेंट में क्या था कि हम जो रिवर का पानी है उसको शेयर करेंगे,
उसमें रूल डिफाइन किए गए थे कि हम रिवर का पानी कैसे शेयर करेंगे, यानी कि शेयर रिवर वाटर। ठीक है। इसके बाद आता है 1971। 1971 में पावर एक्सचेंज का एग्रीमेंट हुआ। किसका? पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट। पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट का क्या है कि देखो, नेपाल के अंदर बहुत सारी रिवर है और उन रिवर पर हम हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकते हैं रन के पानी के बहाव के हिसाब से। अब ये जो है, इसके लिए हमने कहा इस टाइम पे पहली बार कि हम जो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको जो बॉर्डर एरियाज में हमारे लोग रह रहे होंगे, जैसे यूपी बिहार के या फिर मधेसी जो नीचे का एरिया है नेपाल का, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी पावर की सप्लाई करेंगे। ये दोनों पॉइंट हो गया। इसके बाद बात करते हैं 1996। ये है महाकाली ट्रीटी। महाकाली क्या है? एक रिवर है। महाकाली रिवर ट्रीटी। क्या कहा? महाकाली रिवर ट्रीटी। इसमें तो हमने कहा कि वाटर को शेयर भी करेंगे और हम हाइड्रो पावर के इंक्रीज भी करेंगे और उसकी सप्लाई करेंगे। देखो, ये तो बेसिकली जो 1971 में हुआ था, बाउंड्री एरिया के पास की बात की गई थी, बट ये बाउंड्री एरिया से आगे जाकर हाइड्रो पावर की सप्लाई की बात कर रहा था। यहीं से हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, पंचेश्वर मल्टी प्रोजेक्ट। क्या है? पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बेसिकली ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि वाटर शेयरिंग और हाइड्रो पावर के बारे में बताता है। इसके बारे में आप एक बार देख लेना कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है। ये आपका टास्क है। आगे बढ़ने से पहले हम उन सभी स्टेप को देखते हैं जो कि इंडिया ने नेपाल के लिए है। हमारे यहाँ एक पॉलिसी थी, बहुत पहले से हम यूज करते आ रहे हैं, नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। यानी कि उसमें इस पॉलिसी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य या देश होते हैं, हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। देखिए, 2015 में 2015 में नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया था। तो इस टाइम इंडिया ने सबसे पहले वहां पर एक राहत ऑपरेशन भेजा था जिसका नाम था ऑपरेशन मैत्री। अब आप लोग कहेंगे कि मैं फैक्ट क्यों बता रहा हूं। 2026 का पेपर देख लेना, उसमें इतने फैक्ट थे, इतने पॉइंट थे पीछे पिछले सालों के, इसलिए मुझे सारे पॉइंट कवर करने पड़ रहे हैं कि इंडिया ने 2015 में नेपाल में आए अर्थक्वेक के लिए ऑपरेशन मैत्री डाला था। वो कुछ भी पूछ सकता है इस बार। 2021 में क्या हुआ था? अभी तो मैं नाइबरहुड पॉलिसी जो फर्स्ट है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम बीच में जब 2015 में नेपाल ने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे, उसके बाद भी उनकी इंडिया से कुछ तो मेमो हुई थी। 2019-20 में जब हमने अपना जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन किया था और उसे यूटी बनाया था, तब इनको प्रॉब्लम हो गई थी हमारे न्यू मैप से। तो अभी हम वो नहीं जाएँगे, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि नाइबरहुड पॉलिसी की वजह से हमने कौन-कौन से स्टेप लिए हैं। जैसे कि 2021 में हमने क्या किया, कोविड का टाइम था, हमने इ नेपाल को वैक्सीन के साथ-साथ ऑक्सीजन की सप्लाई की है। वैक्सीन प्लस ऑक्सीजन की सप्लाई हमने यहाँ पे की है। इतना हो गया। अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में यहाँ पर क्या है, फिर से अर्थक्वेक आया और इस बार भी हमने सबसे पहले जाकर यहाँ पर हेल्प की और साथ ही साथ 70 प्लस मिलियन डॉलर हमने यहाँ पे डोनेट किए। इतना हो गया। अब इसके बाद भी हमने बहुत से ऐसे स्टेप किए, मैं आपको बस एक बार दिखा देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि हमने नेपाल के लिए क्या-क्या किया।
ताकि हम देख सकें कि हमारा स्टेप जो हम कर रहे हैं सही है या गलत है। क्या इंडियन गवर्नमेंट जो पॉलिसी अपना रही है नेपाल के लिए आज के टाइम पे वो सही है या कहीं न कहीं वहाँ पर किसी न किसी पॉइंट पर उसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। तो अभी हमने बेसिक चीज़ देखा कि हमने 2015, 21 और 23 का देखा स्टेप। अब बीच के स्टेप भी देखते हैं हम। आपने एक टर्म सुनी होगी HIT, HIT। एच का मतलब यहाँ पे हाईवे से है। आई का मतलब आपका इंफॉर्मेशन से हो गया और टी का मतलब आपका ट्रांसमिशन से हो गया। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तीनों चीज पता होना चाहिए। जैसे कि हाईवे के लिए हमने ट्राई जो तराई का जो एरिया होता है ना वहां पे हमने रोड प्रोजेक्ट किया है। तराई रोड प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है और इंडिया इस पर काम कर रहा है। वहीं बात करें आई यानी कि इंफॉर्मेशन के बारे में तो यहां पर हमने 2024 में नेपाल में चलता है फोन पे, FONE, इंडिया वाला नहीं है, यहाँ पे एफ है। तो इसमें क्या हुआ कि फोन पे के थ्रू 2024 में वहां पर नेपाल के अंदर यूपीआई को एक्टिव किया गया। आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स ट्रांसमिशन में याद रखने हैं। ट्रांसमिशन में बेसिकली आपको तीन चीज याद रखनी है। पहला, पेट्रोलियम पाइपलाइन। दूसरा, रेलवे। तीसरा, हाइड्रो पावर। पाइपलाइन की बात करें तो मोतीहारी से अमलेखगंज तक हमने पेट्रोलियम पाइपलाइन को बिछाया है। मोतीहारी है इंडिया में, अमलेखगंज है आपका नेपाल में। वहीं बात करें रेलवे की तो यहां पर है जयनगर एवं कुर्था क्रॉस बॉर्डर लिंक रेलवे प्रोजेक्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हाइड्रो पावर की बात करें तो हम यहां पे आएंगे अरुण 3 जो कि 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि ये 2024 का है। तो आपको ये सारा देखना पड़ेगा। अरुण प्रोजेक्ट के बारे में खास बात यह है कि ये ट्राइलेटरल है यानी कि इसमें इंडिया भी पार्टी है, नेपाल भी पार्टी है और आपका बांग्लादेश भी पार्टी है। तो यहाँ पे एक बार रिकैप करते हैं यानी कि HIT जो हमने प्रोजेक्ट लिया है उसके अंदर एक हाईवे में क्या क्या जो तराई एरिया है ना, तराई का एरिया मतलब ये होता है जो नीचे वाला एरिया है नेपाल का, इस एरिया के अंदर हमने रोड बनाने की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन की बात की कि फोन पे से हमने 2024 में नेपाल के अंदर यूपीआई को एक्टिव किया है। वहीं बात करें ट्रांसमिशन के बारे में, हमारे पास पेट्रोलियम पाइपलाइन है, हमने रेलवे को स्टार्ट किया है कुछ एरियो में और हाइड्रो पावर के बारे में बात की है। अब तक आपने देखा इंडिया ने नाइबरहुड पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए नेपाल के साथ कैसा बर्ताव किया है। इसको दो फैक्ट में और देख लेते हैं कि नेपाल अगर है यहां पर और यहां पर इंडिया है तो नेपाल जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका मोर देन 60% इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि नेपाल जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 60% ज्यादा इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। वहीं बात करें नेपाल के अंदर जितनी भी एफडीआई आती है उसका लगभग 35% इंडिया से जाता है एफडीआई। ये लगभग बता रहा हूं, ये पूरा डाटा फैक्ट एग्जैक्ट नहीं है, लगभग अराउंड इतना है, आपको याद रखना है। इंडिया नेपाल के अंदर हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करता है। इसमें काम करता है हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट
प्रोजेक्ट में काम करता है और इसके अंदर क्या आता है आपका एजुकेशन, हेल्थ और आपका आ जाता है ड्रिंकिंग वाटर। आपको याद रखना पड़ेगा पहले HIT के बारे में, आपको याद रखना पड़ेगा इसके अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट लगभग कितना है और इंपोर्ट और हमारा FDI कितना है। ये एक बेसिक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम की। अभी तक हमने सब कुछ अच्छा अच्छा देखा है। अब हम बात करेंगे इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो रही है और नेपाल को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में बात करें हम, तो प्रॉब्लम में बात करें सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास क्या है, ओपन बाउंड्री है, तो इसकी वजह से होती है इंडिया के अंदर घुसपैठ। आपने धुरंधर मूवी में एक सीन तो सुना होगा, जब वहां पे नोट की सप्लाई होती है तो वो क्या कहता है कि पहले हमारे बंदे जाएंगे नेपाल और वहां से जाएंगे इंडिया में। यानी कि आप यहाँ पे मनी के बारे में बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करें, या आप कोई भी नशीले पदार्थ के बारे में बात करें, नारकोटिक्स के बारे में बात करें, तो वो सब ओपन बाउंड्री होने की वजह से पहले क्या आता है कोई भी कंट्री का, नेपाल जाएगा और नेपाल से फिर इंडिया में आएगा, क्योंकि यहां पर ओपन बाउंड्री है, ओपन बाउंड्री है। तो आपको यहां पे ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो जाली करेंसी होती है, फेक करेंसी होती है, वो भी यहीं से आ गई। साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास 1751 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा ओपन है। तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है यहां पर। अब बात करते हैं नेपाल के पर्सपेक्टिव से। 2015 में नेपाल के अंदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया। पहले तो आपको याद रखना है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो इसका विरोध किया गया मधेसी एंड ट्राइबल पीपल्स के द्वारा। अगर आप नेपाल का मैप देखेंगे, नेपाल का मैप कुछ इस तरह से, मधेसी और ट्राइबल पीपल लगभग लगभग नीचे वाली बाउंड्रीज में रहते हैं, जो कि लगभग यूपी और बिहार, वेस्ट बंगाल के एरिया से लगता है। जब नेपाल के मधेसी और ट्राइबल पीपल्स ने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया, तो नेपाल को लगा कि इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है और इसकी वजह से ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहे हैं। यानी कि यहां से इंडिया कुछ नहीं करते हुए भी नेपाल के टारगेट पे आ गया कि इंडिया हमारा हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहा है। इसके बाद क्या होता है कि जो नेपाल है इंडिया का विरोध करने लगता है और इस सीरीज में वो चाइना के पास जाता है, चाइना का फेवर करने लगता है। और वो क्या करता है, जब चाइना का फेवर करता है तो वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लेता है अप्रोक्स 2017 में। दूसरा पॉइंट है कि यहां पर चाइना की एक है चेक बुक डिप्लोमेसी। तो नेपाल क्योंकि चाइना के पास गया तो चाइना ने नेपाल को मनी दिया। तो चाइना बेसिकली क्या करता है, मनी ट्रैप क्रिएट करता है कि कोई कंट्री जाएगा वो उसको अच्छी खासी मनी देगा ब्याज के साथ में, देन जब वो उस ब्याज को नहीं दे पाता है वो उसी कंट्री से कुछ पार्ट्स को हथिया लेता है, जैसे कि आप देख पाएंगे श्रीलंका में। और एक यहां पे थर्ड है एक ट्रांजिट एग्रीमेंट। नेपाल ने चाइना के साथ एक ट्रांजिट एग्रीमेंट भी किया है। यह ट्रांजिट एग्रीमेंट क्या है, देखिए इंडिया और नेपाल के बीच में सबसे बड़ी चीज है कि ये पूरा बाउंड्री शेयर करता है और इस साइड पूरा हिमालय है। ठीक है, तो नेपाल के लिए इस साइड से ट्रांजिट करना, सामान का ट्रेड करना, सामान भेजना इजी पड़ता है। नेपाल में इस साइड माउंटेन रेंज है। अब
नेपाल ने क्या किया, चाइना के साथ ट्रांजिट एग्रीमेंट किया, यानी कि अब वो यहां से अप साइड से अपने सामान को भेजने की कोशिश कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये चीज, तीन चीज हो गया कि जैसे ही 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल के अंदर, तो वहां के मधेसी और ट्राइबल पीपल्स ने क्या किया, नेपाल के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध हुआ। अब नेपाल ने सोचा कि इंडिया करवा रहा है, तो नेपाल इंडिया से दूर जाने के लिए चाइना के पास गया। वहां पे उसने चाइना की BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्ट लिया, जो चेक बुक डेवलपमेंट से फंस गया, और साथ ही साथ उसने क्या किया, ट्रांजिट एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। अब बात करते हैं 2019 से 2020 तक। आपको याद होगा कि हमने जम्मू एंड कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटाया था कुछ। तो यहां से हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर जो कि स्टेट था, इसका बाइफिकेशन किया, यानी कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ दिया। हमने बनाया जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, और इन दोनों को ही एक यूटी हमने बोल दिया कि ये दोनों यूटी है। अब क्योंकि हमने इंडिया के मैप को चेंज किया था, तो इंडिया ने न्यू मैप पब्लिश किया। जब इंडिया ने न्यू मैप पब्लिश किया, तब नेपाल ने उसका ऑब्जेक्शन किया, और ऑब्जेक्शन करने की वजह थी 1816 का सुगोली ट्रीटी। अब सबसे बड़ी जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रखा है इस टाइम पे, वो हो रखा है इसी ट्रीटी की वजह से, क्योंकि इस ट्रीटी का हमारा इंटरप्रिटेशन और नेपाल का इंटरप्रिटेशन अलग है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, हम एक मैप बनाते हैं। इस साइड के एरिया में हम रखते हैं नेपाल को, यहां पर है इंडिया। आप ध्यान दीजिएगा, इस रीजन को हम कहते हैं लिपो लेक। लिपो लेक शुरू में लिख दिया, और इसको कहते हैं लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा, तो इसको ऐसे नोट कर लेते हैं। और जो आपका 20 का रीजन है, ये जो रीजन है, ये आपका है काला पानी। जब 1816 में इंडिया और नेपाल के बीच बाउंड्री डिसाइड हो रही थी, तो उस टाइम बोला गया कि जो हमारी काली रिवर है, उसके जो ईस्ट साइड का पार्ट होगा नेपाल का, और वेस्ट साइड का जो पार्ट होगा इंडिया का होगा। अब इंडिया के लिए जो इंडिया मानता है, इस पॉइंट को ओरिजिन मानता है काली रिवर का, यानी कि इस साइड का जो भी एरिया है, ये पूरा इंडिया का पार्ट है। वही बात करें नेपाल की, नेपाल लिम्पियाधुरा को काली रिवर का ओरिजिन मानता है। तो ये कहता है कि ये जो पार्ट है, ये वाला, ये सारा नेपाल का है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी थी कि ने जब ये ट्रीटी हुई थी, तो यहां पर काली रिवर का ओरिजिन को बात नहीं की गई थी। बट 1860 की अगर बात की जाए, तो वहां पर जो उस टाइम मैप यूज करते थे, उस मैप के अकॉर्डिंग लिपू लेक को ही काली रिवर का ओरिजिन मानते थे। तो लीगली और टेक्निकली इंडिया फेवर में है ये चीज कि ये पूरा रीजन इंडिया का है। और 1960s के अराउंड से ही, 1962 के अराउंड से ही इस एरिया के अंदर इंडिया ने अपनी मिलिट्री को या आर्मी को यहां पे तैनात किया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा पॉइंट है, सुस्ता रीजन। सुस्ता रीजन बेसिकली ये जो है गंडक रिवर से,
देखिए, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो कि अपने रास्ते को बदलती रहती हैं और गंडक रिवर जब रास्ते को बदलती है, उसी की वजह से सुस्ता रीजन पे नेपाल और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। जैसे कि आप ये मानिए नेपाल है, यहाँ पे सुस्ता रिवर कुछ इस तरह का एरिया है और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रखा है। तो हमने रिवर ओरिजिन और रिवर अपने रास्ते बदलने की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है, वो हमने देख ली है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम कुछ रीजनल ग्रुप में साथ-साथ हैं नेपाल के साथ। जैसे कि अगर हम बात करें सार्क की, हम बात करें बिम्स्टेक की, हम बात करें बीबीआईएन यानी कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक और सार्क। इन तीनों ग्रुप के अंदर जो कि रीजनल ग्रुप है, इंडिया और नेपाल साथ-साथ में हैं और साथ-साथ में ही काम करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बिम्स्टेक या बीबीआईएन या सार्क के बारे में, क्या इनमें इंडिया और नेपाल साथ में है या नहीं है? कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं या इनका ओरिजिन आ सकता है। तो एक बार आप इन तीनों ग्रुप को एक बार रिवाइंड कर लेना कि ये क्या है, ठीक है? अब जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रखे हैं, उनको कम कैसे किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो 1950s की हमारे पास ट्रीटी है, उसको रीइवैल्यूएट करना चाहिए हमें, ताकि हम नए सिरे से इंडिया और नेपाल के रिलेशन को डिफाइन कर सकें। दूसरा, इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं नेपाल के लिए। इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं नेपाल के लिए, बट अनाउंस तो किए हैं, उन पर वर्क नहीं हुआ है। तो जिसकी वजह से उन वहाँ पर नेपाल में इंडियन गवर्नमेंट के लिए कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। इसके बाद हम कहेंगे जो हमारी पॉलिसी है, नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट के बारे में, उसको सही से एग्जीक्यूट करना और एक हमारी पॉलिसी है गुजराल गुजराल डॉक्ट्राइन, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, यानी कि हमें दूसरे देश के इंटरनल मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप या इंटरवीन नहीं करना है। हमें इन चीज के बारे में करना, यानी कि 1950 की जो ट्रीटी है उसको रिवेल्युएट करना है। हमें जो इंडियन गवर्नमेंट ने वादा किया हुआ है नेपाल के लिए कि हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसको टाइम से पूरा करना है। सिर्फ उसके वादा ही नहीं करना है, क्योंकि उससे इंडियन गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। और हमें जो नेबरहुड पॉलिसी है फर्स्ट, उसको सही से अप्लाई करना है। और गुजराल डॉक्ट्रिन की, जो कि हम किसी के देश के पर्सनल मामलों में इंटरवीन नहीं करेंगे, तो उसको सही से अप्लाई करना है। तो ये हमारे वो मेथड है जिससे हम देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को। ये तो हमारी तरफ से हो गया। नेपाल इस चीज को कैसे ट्रिगर करेगा, ये नेपाल पर है। बट नेपाल कुछ भी करेगा, अल्टीमेटली नेपाल को ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक कहावत है आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, आप अपने पड़ोसी राज्य को नहीं बदल सकते। जब तक इंडिया और नेपाल है, इंडिया और नेपाल आपस में पड़ोसी रहेंगे। आप छोटी बातों को लेकर एग्जीक्यूट करके, लाइक एक लिपो लेक है, जब ये 1816 की बात को लेके आज इस बात पे फाइट कर रहे हैं, ये ब्रिटिश को कह रहे हैं कि इसमें आप इंटरवीन करिए और ये रीजन हमें दिलवाइए। जबकि 1816 के बाद 1860 के आसपास जो मैप यूज कर रहे हैं, ये पूरा एरिया इंडिया का है। इंडिया ने वहां पर ऑपरेशन मैत्री हो गया, वहां पे HIT हो गया, ठीक है, जो बेसिक प्रोजेक्ट वहां पे चला रखे हैं, वहां पे सही करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ये गलत है। फाइनली आज नहीं तो कल, जब जैसे श्रीलंका पछताया है, ठीक है, वैसे ही नेपाल को कहीं ना कहीं फ्यूचर में इस चीज को, जो वो स्टेप ले रहे हैं, फ्यूचर में गिल्ट फील होगा। आइए अब देखते हैं, रिकैप करते हैं बेसिकली कि हमने क्या क्या किया है इस पूरे लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हमने देखा है कि जो
इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में वहाँ पे कुछ फाउंडेशन है। हमारे पास ओपन बाउंड्रीज है 1751 किलोमीटर की। हमारे यहाँ पर नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिलेशनशिप है, आपको ये याद रखना है। आपको 1950 की जो ट्रीटी है पीस एंड फ्रेंडशिप, इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है उन सभी पॉइंट्स को, जैसे कि यूपीआई हमने वहाँ पे एक्टिव किया है, हम वहाँ पर 35% एफडीआई इन्वेस्ट करते हैं। नेपाल से इंडिया में 64% अप्रोक्सीमेट क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। आपको याद रखना है कि अरुण 3 के बारे में, जहां पे 900 मेगावाट की ट्राइलेटरल एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एनर्जी का सप्लाई किया गया है। आपको देखना है इंडिया के अंदर गोरखा रेजिमेंट भी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर बात करेंगे हम, फ्लैश पॉइंट कहां पे आते हैं, जैसे काला पानी का रीजन हो गया, ठीक है, आपका सुस्ता रीजन हो गया। आपका 2015 में जब उनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो वहां के जो लोकल्स थे, मधेसी और ट्राइबल पीपल्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट का विरोध किया, पर उन्होंने समझा कि ये विरोध इंडियन गवर्नमेंट ने कराया है। और साथ ही साथ 1950 की जो ट्रीटी है, उसमें जो सीक्रेट पेपर है ना, वो चारों के चारों मुद्दे, ये चारों के चारों मुद्दे हमारे बीच एक डेडलॉक का काम कर रहे हैं। इसी वजह से नेपाल के अंदर चाइना फैक्टर काम कर रहा है। क्या कहा, नेपाल के अंदर चाइना फैक्टर काम कर रहा है। नेपाल ने 2017 में बीआरआई में अपने आप को पार्ट बना लिया, ट्रांजिट एग्रीमेंट किया, और साथ ही साथ चाइना की जो चेकबुक डिप्लोमेसी है उसके अंदर ट्रैप हो गया। वही बात करें आगे की, कि हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें आगे कैसे निकलना है। तो आपको याद रखना है कि आपको नाइबरहुड पुलिस सही से अप्लाई करनी है, यानी इंडिया को गुजरात डॉक्ट्रिन को सही से फॉलो करना है, यानी कि हमें उनकी लोकल जो भी गवर्नमेंट है वो जो भी काम कर रही है उसमें बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करना है, और और जो हमारे प्रोजेक्ट है उनको टाइम पे कंप्लीट करना है। तो आज के लिए नेपाल से जुड़े हुए सारे के सारे पॉइंट जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हमने कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, आपको लगा कि हमने उन पॉइंट्स को कवर किया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।